you will be a non-inertial observer if you are in an accelerated frame. ठीक है, और जब भी आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होंगे तो आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे उस पे जो भी फोर्सेस लग रहा है वो तो रियल फोर्सेस तो होगा ही होगा, बट अलॉन्ग विद द रियल फोर्स यू विल हैव टू टेक द स्यूडो फोर्स ऑल्सो। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए कि मैं इस बॉक्स पे बैठा हुआ हूँ, इस बॉक्स पे बैठा हुआ हूँ एंड दिस बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग विथ सम एक्सेलरेशन एंड फ्रॉम दिस आई एम ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इस बॉक्स पे बैठ के देख रहा हूँ। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास अगर m है तो इस पे mg तो लग ही रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा होगा, ये तो रियल फोर्सेस हैं, वो तो आपको अज्यूम करना ही है। other than these real forces, other than these forces, you have to consider the pseudo force also. क्या कंसीडर करेंगे आप? pseudo force. What will be the magnitude of that pseudo force? So it will be m into a. This is the magnitude of pseudo force. And what would be the direction of this force? So the direction of this force will be opposite to the direction of acceleration of the frame or the observer. मतलब आप जिस फ्रेम में बैठे हैं, आपके फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उस बॉडी पे फोर्स अज्यूम करना है जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? प्लीज टेल मी, आर यू कन्विंस्ड विद दिस? यस सर। ठीक है, मतलब आप जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे स्यूडो फोर्स लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप देखिए मेरी बात समझिए। हाँ जी बताइए। सर अगर मतलब ये सूडो फोर्स इफेक्ट होगा अगर वो जो सरफेस है उस पे फ्रिक्शन होगा? नहीं नहीं, pseudo force has nothing to do with the friction. Pseudo force has to do with the point of observation or frame of observation. तो अगर आपका फ्रिक्शन भी आ जाए, कितने भी फोर्सेस आ जाए, डजंट मैटर, जितने रियल फोर्सेस हैं सारे इन्वॉल्व हो जाएं तो भी pseudo force को कोई फर्क नहीं पड़ता है। along with all those real forces there will be one more force that would be the pseudo force जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कब? जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तब। ठीक है, चलिए अब इस बात को समझने के लिए मैं डिफरेंट केसेस आपको समझाता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम समझना शुरू करते हैं। ये मैं केस ऑफ लिफ्ट समझा रहा हूँ आपको, इसमें आपका स्यूडो फोर्स यूज होगा, केस ऑफ लिफ्ट। ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल ऑफ क्वेश्चन भी मैं अच्छा कर लूंगा। वैसे आपके बुक्स के अंदर आपने देखा होगा केस ऑफ लिफ्ट, और ये आप सबका ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि whenever you stand inside a lift and when lift goes up, ठीक है, तो आपको ये कभी फील हुआ है कि आपको अपना वेट थोड़ा ज्यादा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि आपका वेट ज्यादा हो गया, थोड़ा भारीपन सा महसूस होता है Yes, when sir. lift goes or moves up? और वही लिफ्ट जब नीचे जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि जिसको हम वेट कहते हैं कि वेट में आपको ऐसा लगेगा कि कम हो गया, आपको थोड़ा हल्का सा फील होगा, हल्का हल्का लगेगा। समझ रहे हैं? और अगर आपको उसी लिफ्ट का ऐसा हो कि उस लिफ्ट की केबल टूट जाए ना, तो आपको उस कंडीशन में ऐसा लगेगा कि आपका कोई वेट ही नहीं है, योर वेट विल बिकम जीरो इन दैट केस। ठीक है, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लिफ्ट में जाते हो तो आपको पता है कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो आपको कुछ हेवी हेवी सा फील हो रहा होता है, जब वो लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको कुछ लाइट लाइट सा फील हो रहा होता है, लाइट इन द टर्म्स ऑफ मास और वेट। ठीक है, although your mass doesn't change but your weight changes, और weight is a force, तो force जो आप पे लग रहा है वो चेंज होता है, तो इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। बट उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वेट क्या है, ठीक है, वेट आपको पहले मैं समझाऊं कि वेट क्या है। वेट इज नॉट mg, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये जो वेट आप वेइंग मशीन से वेट मेजर करते हो ना, आप लोगों ने वेइंग मशीन सुना है कभी? Yes, sir. ठीक है, अगर आपने वेइंग मशीन सुना है तो वेइंग मशीन डजंट मेजर्स mg, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बहुत अजीब सा साउंड कर रहा होगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, इट डजंट मेजर्स mg। ठीक है, मतलब क्या, जो आपको वेट दिखता है ना वेइंग मशीन के अंदर, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, जो आप पे लग रहा है वो आपका वेट नहीं है। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेइंग मशीन पे जाके खड़े हो जाओ, ये मान लो ये वेइंग मशीन है, ये मान लो ये वेइंग मशीन है, तो आई कैन नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट वेइंग मशीन। आप ये मान लीजिए कि ये वेइंग मशीन है और इस पे आप जाके खड़े हो गए, या आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, यू हैव प्लेस्ड सम ऑब्जेक्ट ऑन द वेइंग मशीन जिसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो अनडाउटेडली इस ऑब्जेक्ट पे एक तो mg लग रहा होगा, और आपको ये पता है कि mg डजंट एक्ट्स ऑन द सरफेस, इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है।
और दूसरा एक फोर्स जो इस पे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, दैट वुड बी द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी exerted by the weighing machine on the block. And why will it be that? Because इस ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया है ऑन द वेइंग मशीन, दैट इज नॉट mg, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. मतलब ब्लॉक जो वेइंग मशीन पे फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो उसका रिटर्न किस पे लगेगा? ब्लॉक पे. वो भी क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. तो एक्चुअली में जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो ना, तो यू बेसिकली प्रेस द वेइंग मशीन विद सम फोर्स व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो वो उस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है कि वो आप कितने फोर्स से आप उसको प्रेस कर रहे हो, वो उसको मेजर करता है. तो अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो एग्जैक्टली आपका जो वेइंग मशीन है वो आपका फोर्स दिखा देगा mg के बराबर. ठीक है. वो आपका फोर्स किसके बराबर दिखा देगा? इट विल शो द फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द mg, है ना. तो नॉर्मल रिएक्शन उस केस में mg के बराबर हो जाएगा. बट आप इमेजिन करो कि आप अगर उसी वेइंग मशीन पे यू स्टार्ट जंपिंग ऑन वेइंग मशीन, कभी करके देखना, तो आपका जो वेट दिखेगा ना आपको, आपका वेट, वो आपको इस नॉर्मल केस से आपको ज्यादा वेट दिखाई देगा. समझ रहे हो? इफ यू स्टार्ट जंपिंग ऑन द वेइंग मशीन, तो you will observe that कि the weight which is measured by the weighing machine will become different in this case. ऐसा क्यों? The reason being कि अगर आप weighing machine पे जंप करने लगो, तो मैं जंप करता हुआ तो नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपसे ये बता देता हूँ कि जब आप चुपचाप खड़े थे तो you were only exerting a force of normal reaction and that normal reaction was equal to mg. ठीक है. That normal reaction on the weighing machine was equal to mg. बट जब आप जंप करने लगेंगे, तो सिर्फ अगर मैं वेइंग मशीन को ड्रॉ करूं, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन आप दोनों कांटेक्ट में, इसलिए आप वेइंग मशीन पे लगा रहे हो, और जब आप जंप करने लगेंगे तो भी तो आप एक फोर्स लगा रहे होंगे ना वेइंग मशीन पे. नहीं आ रही बात समझ में? यस सर. तो अब वेइंग मशीन पे सिर्फ, है ना, वेइंग मशीन पे आप एक और फोर्स लगाने लग जाएंगे ना भाई. तो आप अगर एक और फोर्स लगाने लग जाएंगे वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन जो है वो क्या मेजर करेगा? नॉर्मल के साथ साथ इस एफ को भी मेजर करेगा. इसका मतलब कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो अब इस बारी mg के बराबर नहीं है सर. से आपके बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सिर्फ mg के बराबर नहीं होगा. समझ रहे हो? वो उसमें ये फोर्स भी ऐड हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? तो इन दैट केस योर वेट व्हिच इज मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन विल बी मोर. ठीक है. व्हिच विल बी शोन बाय द वेइंग मशीन विल बी मोर टू योर एक्चुअल वेट. ठीक है. तो एक बात याद रखिए कि वेट क्या चीज है? mg है या नॉर्मल रिएक्शन है? क्या है वेट? व्हाट इज वेट? अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज वेट, तो ऑब्वियस ही बात है, यस, वेट इज अ फोर्स and that force is exactly equal to normal reaction. And if yes, that normal reaction becomes equal to the mg, then it's okay, well and fine. But if that normal reaction is not equal to mg, तो आपका जो वेइंग मशीन है वो mg मेजर नहीं करता है, वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है. तो अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं है, तो आपका वेट mg के बराबर नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. यस जानवी, टेल मी. So I have just joined, so can you please tell me what's happening in the class? Yes, I can tell you what happened in the class till now. So we are basically discussing over the weight, and I haven't dealt with anything else. I have just started this topic, which is case of lift, in which first I was discussing about the weight. Okay, your weight is measured by weighing machine, but the weighing machine that measures the weight is not the mg. Your weight which is measured by weighing machine is not mg, rather it is normal reaction which is measured by weighing machine. So if your normal reaction will be equal to mg, then in that case your weight would be equal to mg. But if normal reaction is not equal to mg, then your weight will not be exactly equal to mg. It will be either greater than mg or less than mg. तो बेसिकली वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन मेजर करता है द फोर्स विथ विच यू पुश द वेइंग मशीन. मतलब आज जो, या आप ऐसे कह सकते हो, द फोर्स दैट यू एक्सर्ट ऑन द वेइंग मशीन, दैट इज मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन. तो अगर आप जंप करने लग जाओ वेइंग मशीन पे, तो आप ज्यादा फोर्स पुश लगा रहे होगे वेइंग मशीन पर. ठीक है. तो अगर आप ज्यादा फोर्स वेइंग मशीन पे, है ना, तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन ज्यादा वेट आपका मेजर करेगा. अगर कम फोर्स लगाओगे तो वो कम वेट मेजर करेगा. तो मतलब कंप्लीटली इन ऑल टोटल मैं ये कह सकता हूं कि वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट mg, वेयर नॉर्मल रिएक्शन कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल टू mg. अब ये बात सबको क्लियर हो गई कि वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन है सर.
इट इज नॉट mg। ये हमारी गलत फहमी है कि हम कह देते हैं कि वेट मतलब mg। वो इसलिए कह देते थे कि जनरली हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो वहां पर n इज इक्वल टू mg, तो हम कह देते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg, बट देयर विल बी अ डिफरेंस इफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। यस सर मतलब जब हम कूद रहे होते हैं तो जो फोर्स हम एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही जुड़ जाता है ना? बिल्कुल। मतलब उसको भी फिर नॉर्मल रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर डालेंगे या फिर उसे अलग से एक्सटर्नल फोर्स की तरह देखना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स की तरह ही देखना चाहिए उसको, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट, है ना। तो वो जो आप एडिशनल फोर्स लगा रहे हो उसको एक्सटर्नल फोर्स की तरह देखो। हाँ, बट दैट नॉर्मल रिएक्शन विल देन बिकम द सम ऑफ द टू। एक mg और दूसरा एक उस फोर्स का सम अगर कर दो तो दोनों का सम नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, बट यू कैन कंसीडर इट एज एक्सटर्नल फोर्स। ओके सर। अब चलो, अब मेरी बात सुनो, अब केस ऑफ लिफ्ट को समझते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटे, पहला तो एक केस ऐसे अज्यूम करो कि मान लो इट्स अ लिफ्ट और इट्स एन एलिवेटर। लिफ्ट कह सकते हैं या एलिवेटर कह सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। और इस एलिवेटर में आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑन अ वेइंग मशीन। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, दिस इज योर वेइंग मशीन। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर ये सारा कुछ हमने रखा हुआ है, दिस इज वेइंग मशीन। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिस लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज कांस्टेंट। ठीक है, ये लिफ्ट कैसे चल रही है, इट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर बेटे आप इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। ठीक है, मुझे दो चीजें समझाओ। या तो मैं ग्राउंड पे हो सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या मतलब कहां खड़ा हो जाऊं मैं, ग्राउंड पे, और लिफ्ट को देखूं। और या दूसरा काम कर सकता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इटसेल्फ, मतलब या तो मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊं या मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देखूं। अब दोनों को मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा आपके साथ, ध्यान से सुनो। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर ये पूरा सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, तो इसके अंदर जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, इज इट एट रेस्ट और इट इज मूविंग? मूविंग। सारे बच्चे बोलेंगे मूविंग। ऑब्वियसली मूविंग। भाई आप अगर किसी लिफ्ट में बंदे खड़े रहते हैं और आप लिफ्ट देखते हो, आजकल तो कैप्सूल लिफ्ट आ गई है, वो तो आपको दिखाई दे रहा होता है ना। तो अगर आप कैप्सूल लिफ्ट के अंदर के बंदों को देखते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि वो बंदे लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो फॉर यू द होल ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इनसाइड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, राइट। तो इसका मतलब है फॉर यू इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम द ग्राउंड, तो दिस बॉडी वुड बी गोइंग अपवर्ड्स विद द लिफ्ट विद द सेम वेलोसिटी विथ विच द लिफ्ट इज गोइंग। भाई ये सबको क्लियर है या नहीं? टेल मी यस और नो, बाकी sir. बच्चे भी। ठीक है, इसका मास सर m है तो ये mg हो गया बच्चे, और एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का होगा, एंड देन देयर इज नो अदर फोर्स। ठीक है, व्हाई? बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एंड ग्राउंड में कोई एक्सेलरेशन हम अज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, तो कोई इनर्शियल नॉन इनर्शियल मतलब कोई स्यूडो फोर्स का चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं कैसा ऑब्जर्वर हूं, मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। कैसा ऑब्जर्वर हूं? इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। तो यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने की नेसेसिटी नहीं है, या कंसीडर ही नहीं करेंगे हम, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो बेसिकली बेटा मैं, अच्छा, और ये बॉडी कैसे जा रही है? इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं है बच्चे? तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू mg मेजर होगा या नहीं होगा, ये बताइए। मतलब वेइंग मशीन जो मेजर कर रहा होगा वो डायरेक्टली mg को मेजर कर रहा होगा, यही तो कर रहा होगा? यस सर। नहीं है। इसको ना एक तरीके से आप ट्रू वेट भी कह सकते हैं, ट्रू वेट, जो आपका मेजर होता है तब व्हेन यू आर एट रेस्ट ऑन द वेइंग मशीन। तो ये ट्रू वेट है जो एग्जैक्टली mg के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊं, अब आप इमेजिन करो कि मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया और इसी सिचुएशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वही ब्लॉक, वही वेइंग मशीन, मैं सब कुछ, ये बार बार वेइंग मशीन नहीं लिखूंगा यार, WM मतलब वेइंग मशीन। इसके अंदर अगर मैं बैठ जाऊं तो फॉर मी व्हाट विल हैपन? मेरे लिए ब्लॉक मूव कर रहा है या रुका हुआ है? व्हाट इज हैपनिंग? रेस्ट। रुका हुआ है। ऑब्वियसली रेस्ट में रुका हुआ है। ये बात ऐसी ही होगी ना कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है और आप किसी दूसरे पैसेंजर को देखो, फेलो पैसेंजर को, तो वो तो आपके लिए रेस्ट में होगा ना। तो ये ट्रेन ट्रेन कह रहा हूँ, ये लिफ्ट के अंदर बैठ के देखूंगा तो मेरे लिए ब्लॉक रेस्ट में है, तो फोर्सेस क्या होंगे? फोर्सेस अभी भी यही होंगे, n और mg। एंड बिकॉज लिफ्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, तो अब मैं लिफ्ट के फ्रेम में हूं। इस फ्रेम में मैं ऑब्जर्व और कहां बैठा हुआ हूं? लिफ्ट में। और लिफ्ट कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है या वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका?
वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई मैं ऑब्जर्वर हूं, कहां बैठा हुआ हूं? लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हूं? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? व्हाट Inertial. काइंड ऑफ, ऑब्वियसली आई एम इनर्शियल ऑब्जर्वर। भाई सबको समझ में आया या नहीं आया? मैं एक मूविंग बॉडी के अंदर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बट वो मूविंग बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वर आई एम? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? अदर्स Inertial. आल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है? हर्षित और सक्षम के, अदर देन हर्षित एंड सक्षम भी लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो इसका मतलब है देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स आएगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। और ये मेरे लिए तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो ही है, मेरे लिए तो रेस्ट में ही है। तो अगेन आई कैन क्लेम दैट n इज इक्वल टू mg। इसका मतलब बेटा कि इस केस में मुझे ट्रू वेट मिलेगा अगर लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही हो। लिफ्ट इफ इट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आई विल ऑलवेज गेट माय ट्रू वेट। ट्रू वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg। ठीक है, इसको हम ट्रू वेट कह सकते हैं। ठीक है, ये नोट करिए, ये पहला सिचुएशन है जिसमें अभी कोई स्यूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, बिकॉज द लिफ्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब स्यूडो फोर्स का मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, इस केस में मैं लिफ्ट के अंदर भी अगर बैठा हूं, देन ऑल्सो आई एम इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये अभी भी मैं इनर्शियल हूं, क्योंकि जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं वो फ्रेम चल तो रहा है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्टिल आई एम एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अभी भी मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। हो गया बच्चों? नोट कर लिया तो बता भी दीजिएगा प्लीज। Done, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, इसी केस को मैं अब फर्दर और डिस्कस करते हैं। भाई नोट कर लिया था ना सबने? मैं इरेज कर रहा हूं। Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बच्चे। अब अगर मान लो कि इफ द होल ऑफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, अगर ये पूरा लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगे, एंड इफ आई ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इनसाइड द लिफ्ट, तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा, बिकॉज इट इज इनसाइड द लिफ्ट। बट मैं कहां पर हूं? आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे मैं चुपचाप खड़ा हूं, मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मेरी वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। अगर मेरी वेलोसिटी होती भी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती, तब भी मैं इनर्शियल होता। नॉन इनर्शियल वो ऑब्जर्वर होगा जो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो। समझ में आ गई बात? नॉन इनर्शियल वो ऑब्जर्वर होगा जो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर ऑब्जर्वर ना तो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो आपका रेस्ट में भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है, बट टिल द टाइम ऑब्जर्वर इज नॉट एक्सेलरेटिंग, दैट ऑब्जर्वर विल बी कंसीडर्ड एज इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर सर मैं ये ग्राउंड पे खड़े होकर देखूं, तो मुझे ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। मानते हो नहीं मानते? ये एन, ये Yes, mg, sir. और ये मुझे ये ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। सबको क्लियर हो गई बात? तो सर मैं अगर ग्राउंड पे खड़े होके, ग्राउंड चूंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं ना मैं, तो मेरे लिए तो न्यूटन्स का लॉ वैलिड है। पता नहीं है भी या नहीं। अरे ये अच्छा टॉपिक है, बोल लिया करो। हाँ सर, हाँ न्यूटन्स सर। का लॉ मेरे लिए तो वैलिड है ना सर, क्योंकि मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। न्यूटन्स का लॉ वैलिड कब नहीं होगा? जब मैं नॉन इनर्शियल हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो इनर्शियल हूं, तो आई कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ। तो मैं लिखूंगा n माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ऑफ ए, या आप ये भी कह सकते हो कि पहले तो ऐसे लिख लो mg प्लस ऑफ ma। मुझे एक बात बताओ कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आपका मेजर हुआ है, इज इट ओनली mg और इट इज mg प्लस ऑफ ma? mg plus ma. तो एक बात मुझे बताइए कि जो आपका ट्रू वेट था, व्हाट वाज दैट ट्रू वेट? दैट वाज mg। और Yes. अभी जो आपको वेट ऑब्जर्व होगा वो कितना होगा? mg प्लस ऑफ ma।
ठीक है, mg प्लस ऑफ ma, है ना। तो अब आपका वेट इंक्रीज हो गया या उतना ही है? इंक्रीज हो गया। हो गया सर। सबको समझ में आया? इसीलिए आपको हेवी फील होता है व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स। सर अभी समझ में आई बात? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। रिपीट इट अगेन इशिका। सर व्हाई isn't this non inertial observer? Because I am standing on the ground, which is itself stationary for me, and I'm not having any acceleration. So if I'm not having any acceleration, then in that case I'll be considered as a non inertial observer. ठीक है? अब if you want, did you ask this or you were asking something else? Sir, I asked this only. हाँ बोलो, क्या बोलो? Sir, I asked this only. Okay, so because I'm standing on the ground and ground is not accelerating, right? If you are standing on the floor, for example, you are standing in the mall, ठीक है, on the ground floor, if you are standing there, तो ground floor is not accelerating, of course, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कैसे ऑब्जर्वर हो? You are inertial observer because you are not accelerating. समझ में आ गई बात? You will become non-inertial when you will start accelerating. अब मैं आपको इसी को लिफ्ट के केस से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब स्यूडो फोर्स लगा के ये सॉल्व करूंगा। मैं आपको एक बात ये समझा चुका हूं कि ये क्वेश्चन बिना स्यूडो फोर्स के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं स्यूडो फोर्स लगा के इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा? ये वेइंग मशीन है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब आप इमेजिन करिए मैं इसके अंदर ही बैठ गया, तो कौन मुझे बताएगा पहली बात तो कि अगर मैं इसके अंदर बैठ के इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में? कौन बताएगा? इट इज स्टिल एट रेस्ट, ठीक है। बट अब एक बात ये भी बताइए कि अगर मैं आई एम स्टिल एट रेस्ट, तो मुझे एक चीज समझाइए कि इस केस में मैं कैसा ऑब्जर्वर हूं? बिकॉज आई एम सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो अगर मैं ऑब्जर्वर बन के बैठा हूं तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वर आई एम? am I an inertial observer or a non-inertial observer? What type of observer I am? Non-inertial. Of course I am non-inertial. अभी क्या बोला मैंने कि जब भी मैं किसी ऐसी चीज में बैठ जाऊं जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो मुझे कैसा ऑब्जर्वर माना जाएगा? नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज पे बैठा हूं या अगर मैं खुद रेस्ट में हूं तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हूं? इनर्शियल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. एवरीवन, Ishika, Mohana, Vibhuti, please tell me if you have any issue, please ask. Sir, can you please explain inertial and non-inertial? I'm getting confused. Why are you getting confused? What I am saying, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन, ये कोई बॉडी है जो चल रही है, ये चल रही है, रुकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो। किसको ऑब्जर्व कर रहे हो शिका? आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो। दिख रहा है आपको ये साइड में डायग्राम? Yes, sir. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप खुद या तो रेस्ट में हो रहो या आप रेस्ट और आप चलो बट आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो इन बोथ द केसेस यू विल बी कंसीडर्ड एज इनर्शियल ऑब्जर्वर। नहीं आई बात समझ? भाई अगर आप रेस्ट में हैं मतलब आपका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इनर्शियल। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन आप खुद अगर एक्सेलरेट करने लग जाएंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? नॉन इनर्शियल। अभी समझ में आया या अभी भी नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइए शिखा जी, अच्छा अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बात बताइए कि इस वाले केस में अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया तो विल आई बी एक्सेलरेटिंग विद द लिफ्ट और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं ऐसी चीज के अंदर बैठा हूं जो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं भी एक्सेलरेट हो रहा हूं उसके साथ साथ। ठीक है, उसके साथ साथ तो एक्सेलरेशन हो ही रहा है मेरा। तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हो जाऊंगा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। कंफ्यूजन है तो बोल, मैं फिर से बता दूंगा। ऑफ कोर्स नॉन इनर्शियल होऊंगा, बट मुझे वो उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं तुम्हारी आवाज में। मैं कहां बैठ गया हूं? लिफ्ट के अंदर। और लिफ्ट चल रही है या रुकी हुई है? चल रही है। कैसे चल रही है? एक्सेलरेशन के साथ। तो मैं कैसा ऑब्जर्वर? नॉन इनर्शियल। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता लिफ्ट में, या तो लिफ्ट रुकी हुई रहती या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर रहता? इनर्शियल, जो पहला वाला केस सिखाया है।
Yes, sir. ठीक है, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हूँ? नॉन इनर्शियल। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल होगा तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ कौन सा फोर्स कंसीडर करना होता है? विथ ऑल द रियल फोर्सेस व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स वी आर सपोज्ड टू कंसीडर? Pseudo. Force. वेरी गुड। तो देखो, पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि देयर विल बी अ फोर्स mg, देयर विल बी अ फोर्स n, एंड अलोंग विद दीस टू फोर्सेस देयर विल बी अ स्यूडो फोर्स, एंड दैट स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू ma। मैंने नीचे क्यों लिया ये फोर्स? मैंने अभी रीजन आज भी बताया है कि ये ऊपर जा रहा है, तो बॉडी पे जो स्यूडो फोर्स लोगे वो ऑपोजिट लोगे टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर या फ्रेम। नहीं, ये बात समझ में? इसका मतलब अगर ये लिफ्ट नीचे जाएगा तो बॉडी पे स्यूडो फोर्स किधर लेते? बोलो। ऊपर की तरफ. ऊपर लेते, ऊपर की तरफ लेते। अच्छा, और किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये बॉडी रेस्ट में है ना, तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ ma होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसके लिए तो ये रेस्ट में है ना। यस सर। इस पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, बट इससे अगर मैं पूछूं कि तेरे लिए ये बॉडी चल रही है रुकी हुई है, तो ये क्या कहेगा कि सर मेरे लिए तो रुकी हुई है, नहीं आ रहा। तो n अगेन mg प्लस ऑफ ma आ गया। देखो, यही आया था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी और यही स्यूडो फोर्स से भी आया या नहीं आया? Yes, sir. आया सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस हम बिना स्यूडो फोर्स के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्यूडो आपको आगे जाके समझ में आएगा जब अच्छे थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि स्यूडो फोर्स लगा के सॉल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है देन दैट ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। समझ रहे हैं? आप देखो ना, इसमें ये केस मैंने ग्राउंड से भी वही आंसर आया है। ग्राउंड पे खड़े होके मैंने इक्वेशन लिखा तो भी आई एम गेटिंग द सेम आंसर, और लिफ्ट के अंदर बैठ के मैंने इक्वेशन लिखा देन आल्सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर। आई एम गेटिंग द सेम आंसर विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो फिर सर ये पढ़ाया ही क्यों आपने? ये इसलिए पढ़ाया गया है बिकॉज इन सम ऑफ द केसेस राइटिंग द इक्वेशन applying pseudo force will be more comfortable than solving the same question with respect to the ground। तो इसीलिए आपको pseudo force का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। आप यहां तक नोट करिए। अल्टीमेटली आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपका वेट इंक्रीज कर गया और कितना ऐड हो गया? ma। और आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन नहीं होती लिफ्ट में तो ये वाला टर्म 0 होता, तो सिर्फ mg रह जाता। ये नोट करो, ये आपका वेट इंक्रीज हो गया है ना। तो whenever the lift moves up or accelerates up, in that case आपका जो वेट है वो इंक्रीज कर जाता है, then in that case your weight increases। नोट कर लिया हो तो आगे। केसेस सेम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दोनों के, that is why I am telling you I have solved this from both the frame of references। मैंने आपको मेथड दोनों बताए हैं, बट हम ऐसे क्वेश्चंस में जनरली वी विल प्रीफर स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। ठीक है? यस सर। क्योंकि स्यूडो फोर्स ना बहुत सारे क्वेश्चंस को ज्यादा आसान कर देगा आपके लिए। तो दैट इज व्हाई वी विल बी अप्लाइंग द स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप स्यूडो फोर्स लगा के सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है? हाँ, हो सकता है वो लेंदी हो जाए, हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, बट होगा जरूर सॉल्व। डन सर। ओके, अब इसी में एक और केस ले लेते हैं। अब क्या हो सकता है? लिफ्ट को ऊपर भी चला दिया हमने, एक्सेलरेट भी करा दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट से भी चला दिया। अब क्या हो सकता है कि अगर सर यही लिफ्ट नीचे जाने लग जाए, है ना, विद द एक्सेलरेशन, लेट्स से अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए, और फिर से यही ब्लॉक रख दो, आप यही ब्लॉक रख दो। ठीक है, ये वेइंग मशीन। अच्छा, आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके शो करने की नीड नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ये दोनों मेथड लगा के शो करोगे? अगर एग्जाम में आ जाए कि ये केस ऑफ लिफ्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप उसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई करके चीजें दिखाओ और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, और दोनों तरीके से ये पॉसिबल है। ठीक है, ये मुझे बताना था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो खैर, इसमें भी मैं वो काम करूंगा कि भाई मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा कर देते हैं। ये ग्राउंड पे है, ये ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड है। एक ऑब्जर्वर ने ग्राउंड खड़ा किया,
ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर हमने ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, तो अब हम दोनों रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए। आगे तो मैं सिर्फ स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, बट अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला तो केस ये हो सकता है कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इटसेल्फ। ठीक है, ये दो केसेस बन सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ, इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, तो मेरे लिए जल्दी जल्दी बोलना, मेरे लिए बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है, बोलो। नीचे जा रही है। नीचे जा रही है। नीचे जा रही है, ठीक है। mg इसका एक्सेलरेशन a है और ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो बिकॉज फॉर मी इट इज गोइंग। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि इफ आई एम ऑब्जर्विंग इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो मैं ग्राउंड पे अगर खड़े होकर देख रहा हूं, तो एम आई अ इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वर आई एम? Inertial. इनर्शियल। इनर्शियल। मेरे लिए न्यूटन्स लॉज वैलिड, मेरे लिए न्यूटन्स लॉज वैलिड है, ठीक है, मेरे लिए न्यूटन्स लॉज वैलिड है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉज वैलिड है, तो हम कहेंगे mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, na इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ ma। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? घट गया। डिक्रीज। घट गया, तो आपको लगेगा कि आपका वेट कम हो गया, इसीलिए आपको थोड़ा लाइट सा फील होता है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करता विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इटसेल्फ, अगर मैं ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊं लिफ्ट के अंदर ही, ये मैं ऑब्जर्वर बन के बैठ जाऊं, लिफ्ट नीचे जा रही है, इशिका कैसा ऑब्जर्वर हूं मैं, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? So non-inertial. बेटे इशिका नॉन इनर्शियल, बिकॉज मैं लिफ्ट के, वेरी गुड, मैं लिफ्ट के साथ एक्सेलरेट कर रहा हूं। तो जहां एक्सेलरेशन आ जाए ना, ऑब्जर्वर जहां एक्सेलरेट करने लग जाए, वो नॉन इनर्शियल बन जाता है। तो अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल है। अब मेरा एक पॉइंट सुनिए, तो अगर ये नॉन इनर्शियल है और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इधर तो एक तो फोर्स है mg, दूसरा फोर्स है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, स्यूडो फोर्स किधर आएगा? सर ऊपर को जाएगा। Upwards. अपवर्ड्स, वेरी गुड, बिकॉज ये नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स ऊपर जाएगा। Yes, sir. एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि n ये ma ये डिवाइडेड बाय mg, सॉरी ये mg, मुझे एक बात बताइए कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस ब्लॉक को? ये ऑब्जर्वर। ऑल्दो ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है, बट ये जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसके लिए ये ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में है? ये वाला ब्लॉक इसके लिए रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में है। और रेस्ट में अगर है, इसका मतलब है कि n प्लस ऑफ ma, दैट इज द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से n की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mg माइनस ऑफ ma लिख सकता हूँ या नहीं? ये फोर्स यस सर। समझ में आई बात? देखो फिर से आंसर सेम आया दोनों से, है ना, दोनों से आंसर Yes, फिर से sir. सेम आ गया, है ना। बट आपको मेथड में समझा चुका कि भाई आप चाहे इनर्शियली आप मतलब इनर्शियल फ्रेम से आप ऑब्जर्व करें या नॉन इनर्शियल से करें, अल्टीमेटली आंसर सेम आता है। बट अगर आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको रियल फोर्स के साथ साथ यू विल आल्सो हैव टू टेक द स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। नोट कर लीजिए सर इसको, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डन सर। ओके, इफ इट इज डन, चलो आगे बात करते हैं।
सर मुझे एक बात बताइए, ये n is equal to mg minus of ma, सर अगर मान लो कि if acceleration of the lift exactly becomes equal to g, इसको समझते हैं, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। जैसे मान लो कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने छत से ड्रॉप कर दो, यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर टेरेस, तो उस केस में वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दैट इज विद स्मॉल जी वो नीचे आएगा, दैट वुड बी द फ्री फॉल। मान लो आपने देखा होगा अगर लिफ्ट, तो लिफ्ट में ना केबल लगी हुई होती है भाई, वही केबल उसको ऊपर और नीचे ले जाता है। मतलब अगर ये लिफ्ट है तो इसमें बहुत मोटे मोटे केबल लगे हुए होते हैं और वही केबल इसको ऊपर नीचे मूव कराता है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये सोचो कि ऐसा कुछ हो कि ये केबल टूट जाए, जैसे आप बहुत सारी मूवीज में, स्पेशली इन हॉलीवुड मूवीज, आपने देखा होगा कि अचानक कुछ हुआ, कुछ टूट गया और वो एकदम अचानक से वो लिफ्ट या एलिवेटर बिल्कुल नीचे जाने लगा। देखा है कभी किसी मूवी में? यस सर। हाँ, तुम ये मत कहना कि तुम मूवी नहीं देखते हो, तुम दुनिया में आम लेने आए हो। नहीं सर, देखा है सर। अच्छा देखा, चलो कम से कम इतना तो किया है। एनीवेज, तो a इज इक्वल टू g फ्री फॉल। तो अगर ऐसा हो तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि n विल बिकम इक्वल टू mg माइनस ऑफ ma। और ma को मैं क्या लिख सकता हूं सर? ma को मैं लिख दूंगा mg। आप समझ रहे हो? मैंने Yes, यहाँ sir. पर ये वैल्यू अगर पुट कर दिया तो ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो n विल बिकम इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपका कोई फोर्स ही नहीं लग रहा आप पे। इसका मतलब आपको लगेगा कि आपका कोई वेट ही नहीं है, आपको अपना वेट 0 फील होगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। मतलब वेटलेसनेस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आपने कोई वो कुछ राइड देखे हो ना, आई डोंट नो आप लोग कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं नोएडा की बात कर सकता हूँ। नोएडा में जीआईपी मॉल के पास एक वो है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है शायद। यस सर। है कोई उधर से नोएडा या Yes, यस सर, sir. यस सर। है ना? उसमें वो एक राइड है जिसपे आपको वो बिठा देते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है, वो टार सा कुछ पोल सा है, उसपे ऊपर से ये नीचे। चेयर्स लगी हुई होती हैं। हाँ, और उसको अचानक ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। उसमें करके देखना, उसमें फील होगा आपको फ्री फॉल। आपको यस ऐसा सर। फील होगा कि आपका वेटलेसनेस फील होगा। ठीक है, वो क्यों होगा? क्योंकि यू आर गोइंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो उस केस में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर आपको कोई इस केस में नॉर्मल रिएक्शन 0 का दूसरा मतलब समझते हो हर्षित भाई? नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है कि दो सरफेसेस के बीच का कांटेक्ट खत्म हो गया। नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब समझते हो कि अगर इसको किसी ने, इसको अगर कोई इसको बांध के नहीं रखे, टाई नहीं करे, इसको अगर स्ट्रिंग से बांध के नहीं रखे तो ये ब्लॉक जाएगा और जाके ऊपर टकराएगा। ये फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो इट विल लीव द कांटेक्ट विद द लोअर सरफेस और वो उड़ेगा। समझ रहे हो? इसीलिए जब आपको उस राइड में बिठाया जाता है ना, तो आपके साथ बेल्ट बहुत सारी सेफ्टी वाले बेल्ट लगाए जाते हैं। एक तो ये कि ऐसे भी बेंड होके गिर सकते हो, और दूसरा ये हो सकता है कि जब वो फ्री फॉल होगा ना, जी के साथ वो नीचे आएगा तो आपका चेयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और आप ऊपर उड़ जाओगे। नहीं आ रहा है यार, कैसे Yes, समझाएं? sir. प्रैक्टिकल से भी नहीं समझ रहे हैं ये। लेकिन हम ऊपर क्यों उड़ेंगे सर? हम रहेंगे तो मतलब अगर सपोज, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा ना आपका। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब ये है कि आपका कांटेक्ट विद द सरफेस टूट गया, खत्म हो गया। तो सरफेस तोड़ के तो नीचे नहीं चले जाओगे ना। नहीं सर, जैसे मेरा मान क्वेश्चन, लो, हाँ बोलो, ऊपर उछल जाओगे, मतलब ये है बेसिकली। सर जैसे लिफ्ट नीचे आती रही तो हम लिफ्ट के बीच ही रहेंगे या फिर हम उसके ऊपर वाले सरफेस से टकराएंगे? हाँ, क्यों? आप कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर सरफेस से भी टकरा सकते हैं। सर लेकिन क्यों टकराएंगे सर? क्योंकि वो भी तो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आ रही है, तो उस हिसाब ये से तो कांटेक्ट ब्रेक, हाँ, उस सर, तो हिसाब मतलब से तो अगर आप भी contact नीचे ही break- आ रहे हैं। उस हिसाब से आप भी नीचे ही आ रहे हैं, बट आपका जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो चुका होगा लिफ्ट के सरफेस के साथ। नहीं सर, वो तो मैं समझ गया सर। मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज लिफ्ट नीचे आ रही है तो हम हवा में ही रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं कि हम लिफ्ट के ऊपर वाले कॉर्नर से टकराएंगे, मतलब नहीं, ये रहेंगे तो। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आप हवा में फ्लोट करते रहोगे, जैसे वो स्पेसशिप में नहीं होता है ना, वो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, आपने सुना होगा ना स्पेसशिप वगैरह, उस पे तो मूवीज भी तो बनी है।
क्वेश्चन ये है जैसे अगर हम कोई लिफ्ट ले ले मैं उसमें आपका क्वेश्चन समझ गया, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप इधर जाके ही टकराएंगे, आप फ्लोट कर रहे होंगे भाई, आप तैर रहे होंगे, आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। सही है सर। नहीं, अब मुझे एक बात बताइए, आपने सुना है कि स्पेसशिप में हर चीज, स्पेस में जहां पर जी की वैल्यू 0 है, हर चीज फ्लोट कर रही होती है, आपने सुना है? हाँ सर। क्योंकि वो पुलिंग फोर्स गायब हो गया ना, पुलिंग फोर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वहां पर लगता है ना जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर बच्चे नॉर्मल रिएक्शन कहीं पे 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है सर, अब वो कहीं भी जा सकता है, वो जरूरी नहीं कि कॉर्नर से ही टकराएगा, वो इससे कांटेक्ट में नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सर। तो अब आपको स्यूडो फोर्स का कुछ कुछ समझ आ गया होगा। अब इसको और समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और आइडिया बन जाए कि हाउ टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। हमेशा एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि अगर आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब आप ऑब्जर्वर हैं और आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। अगर आप ऑब्जर्वर हैं और आप एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं या आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, तो उस केस में आप इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर कभी भी कोई एक्सेलरेटेड केस हो तो आप हमेशा कोशिश करिए स्यूडो फोर्स लगाने की, है ना, अप्लाई द स्यूडो फोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ग्राउंड से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे भी आंसर आता है, और दोनों मेथड सही हैं, बट इट इज अ सजेशन कि इन सच सर्कमस्टांसेस यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी हो रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना, तो स्यूडो फोर्स लगा के वही क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो खैर मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज एन एलिवेटर और अ लिफ्ट वट एवर इट इज, और ये मान लीजिए कि, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा। मान लो कि ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं 4 किलोग्राम है, and this lift is going upwards with some acceleration of this lift is 2 meter per second square. क्लियर हो गई बात? अब पॉइंट ये है कि सर ये इट इज कनेक्टेड टू द सीलिंग ऑफ दिस लिफ्ट एंड इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा या नहीं होगा बच्चे, ये बताओ? बिल्कुल होगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, और मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप कहां से बैठ के सॉल्व करेंगे या कैसे आप सोचेंगे इक्वेशंस, या कहां से आप इमेजिन करेंगे कि आप कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। तो आप इमेजिन करेंगे कि आप लिफ्ट के अंदर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो आई एम गिविंग यू अ मिनट टू सॉल्व दिस। आपको अपने आप को अज्यूम करना है इनसाइड द लिफ्ट, आपको अज्यूम करना है कि आप लिफ्ट के फ्लोर पे बैठे हुए हो। यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। करिए। So 48 है tension. I will also have to check। और किसी का आंसर आ गया? जानवी is saying 48. I'm getting different answers. Harshit is giving me an answer as 47.2 सर मैंने Newton. acceleration Okay, you have taken 9.8 सर cancellation. Take it as 48 10. Okay, 48. ठीक है, तो 48 ही होगा भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके अंदर बैठ के देखूं तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि इसके अंदर अगर मैं बैठ जाऊं, इसके अंदर अगर इफ आई एम सिटिंग इनसाइड दिस, तो मैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो मेरे लिए सारे रियल फोर्स के साथ साथ आई विल हैव टू टेक द स्यूडो फोर्स आल्सो ऑन द बॉडी। बॉडी का मास 4 किलोग्राम, तो इधर नीचे 40 और ऊपर एक टेंशन तो लग ही रहा है, और साथ साथ ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, एंड दैट स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी व्हिच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 8।
एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग और मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ब्लॉक रेस्ट में, मेरे लिए तो ब्लॉक रेस्ट में, तो सिंपली T इज इक्वल टू 40 प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 48 न्यूटन, बस इतना ही सा तो करना था। इशिका महोना विभूति, यही Yes, करना है sir. बच्चे। ठीक है, आप समझ आ गया ये वाला? आगे बढ़े Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटे। एक चलो और देखते हैं, आपको देखते हैं और टेस्ट कर लेते हैं आपको। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई ये एक बॉक्स है, बॉक्स 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 है, और इसमें ना ये एक ऐसे पेंडुलम, पेंडुलम तो समझते हैं, पेंडुलम ऐसे इस पे हैंग्ड था, इसके बॉब का मास m है, ठीक है, और ये बॉक्स इज गोइंग राइट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है, और इसका मास m है। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर ये बॉक्स राइट, पहले इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, अगर ये बॉक्स सडनली राइट की तरफ एक्सेलरेट होने लग जाए, तो ये पेंडुलम ऐसे ही रहेगा या अपने आप को पोजीशन को चेंज करेगा? यस सर, पोजीशन चेंज होगी। तो किधर भागेगा ये, आगे भागेगा या पीछे भागेगा? इन विच पीछे। डायरेक्शन डू यू थिंक दिस विल मूव? ऑब्वियसली भाई, इसीलिए तो आप किसी भी, आप मान लो कि आप किसी बस के अंदर बैठे हो या ट्रेन के अंदर बैठे हो या इवन कार के अंदर आप बैठे हो, एंड एवरीथिंग, इफ योर कार स्टार्ट्स सडनली विथ सम एक्सेलरेशन, तो यू गेट अ बैकवर्ड पुश। होता है या नहीं होता है? आप पीछे की तरफ भागते हो ड्यू टू ऑफ कोर्स ड्यू टू ऑफ इट्स योर इनर्शिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो एक्चुअली होगा क्या कि इफ इट विल एक्सेलरेट सडनली, तो ये ऐसे होगा, ये पीछे भागेगा, ठीक है, एंड इट विल गो टू अ पोजीशन वेयर द नेट फोर्स ऑन इट बिकम्स बैलेंस्ड। मतलब ये तब तक पीछे भागेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। किस में ना आ जाए? इक्विलिब्रियम। मतलब इट विल गो बैकवर्ड टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम, अब आपको याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या था। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब यहां पर इस पे नेट फोर्स 0 है। समझ रहे हो आप? तो आपका क्वेश्चन ये है कि भाई आपको बताना है कि फाइंड थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम शोन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम शोन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? Understand it. अच्छा, you didn't understand the question. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ इशिका, try to understand this question this way. You fill a bucket and you try to pull the bucket horizontally. You try to drag the bucket. Have you seen the water is spilling out of the bucket? Yes, sir. In which direction does it spill out? In which direction do you think water will come out? In the direction of motion of the bucket or in the direction opposite to the motion of the bucket? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि if you are having a bucket like this which is completely filled, मान लो कि ये completely filled है with water and you are dragging this bucket towards right, अचानक आपने इसको खींचा, तो ये पानी ऐसे ही रहेगा इसके अंदर? No, sir. क्या होता है प्रैक्टिकली, क्या होता है? पानी इससे निकलता है बाहर? नहीं निकलता। Sir, निकलता है। किधर, किस दिशा में? In which direction water will come out? इस डायरेक्शन में पानी बाहर छलकेगा, छलकना कहते हैं ना इसको हिंदी में, ये इधर छलकेगा। Yes, sir. करके देख लेना। यस और नहीं, करके देखना। ये सब ऐसी चीजें हैं which you can do at your home, और ये प्योरली IQ बेस्ड चीजें हैं भाई। ये तो सबके घर में बकेट होता है ना, और सब पानी भर सकते हो। पानी भर के खींच के देख लेना एक बार। बकेट नहीं, इनफैक्ट आप गिलास ले लो, बकेट की जरूरत नहीं है। आप एक गिलास में पानी ले लो और उस गिलास को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रैग करो, आप देखोगे पानी पीछे गिरेगा। नहीं यारी बात समझ में? मतलब अगर इस बकेट का आप शेप देखेंगे ना, इसमें वाटर सरफेस का शेप देखेंगे, वाटर सरफेस का, मेरी बात समझिए सर, वाटर सरफेस, तो ये वाटर सरफेस कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा। करके देख लेना, Yes, ठीक है। sir. खैर, कमिंग टू द क्वेश्चन, बेटा अभी एक बात समझिए कि होता क्या है कि ये ऐसे ये हैंग्ड था और ये वर्टिकल पोजीशन है था, ये इट वाज इन द वर्टिकल पोजीशन।
अगर ये सडनली आप बॉक्स को राइट की तरफ मूव कराने लग जाओ, ठीक है, अगर ये सडनली आप इस बॉक्स को इफ यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इट टुवर्ड्स राइट, तो क्या होगा सर, ये जो इसके अंदर पेंडुलम बंधा हुआ है ना विद द सीलिंग, दिस पेंडुलम विल मूव बैकवर्ड्स. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, टेल मी. Yes, sir. ठीक है, ये पीछे भागेगा. और क्यों भागेगा, कैसे कब तक भागेगा? टिल द टाइम इट रीचेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब जब तक इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं हो जाते तब तक ये पीछे जाता रहेगा. नहीं यार, बात समझिए, ये बात वैसे ही है बेटा. इस बात को ऐसे इमेजिन करो कि अगर आप किसी बस के अंदर बैठे हो, आप कभी स्कूल बस में तो गए होगे ना, अगर Yes, ऐसे नहीं sir. बैठे तो Yes, स्कूल sir. बस में तो गए होगे. अगर वो स्कूल बस अचानक स्टार्ट होती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पीछे की तरफ गिरते हो, Yes, sir. sir. है ना? वो वही केस यहाँ पर भी है बच्चे. तो आप वहां पर पीछे की तरफ गिरते हो तो आपको जो स्कूल बस की सीट का जो बैक रेस्ट है वो आपको संभाल लेता है. यहाँ पर कोई बैक रेस्ट नहीं है तो ये पीछे जाएगा तब तक जब तक ये संभल ना जाए. संभलने का मतलब कि जब तक इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो जाए. अब आप सबको क्लियर हुआ है क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में ये कितने एंगल पे लेकिन जा. सर इक्विलिब्रियम पोजीशन वो मिडिल वाला हाँ नहीं बोलो. होगा. नहीं, दिस विल बी, अच्छा, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन when the box was not accelerating. नहीं, ये बात समझ. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन when the box is not accelerating. ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं इशिका. आई एम कमिंग टू योर डाउट वाला पार्ट कि मान लो ये ऐसे है एंड बॉक्स का एक्सेलरेशन 0, बॉक्स इज नॉट गोइंग इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर mg है, यहाँ पर t है, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोथ आर बीइंग बैलेंस्ड. राइट इशिका? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू Yes, से, sir. है ना? ओके. Yes. Now if this box starts accelerating towards right, अब try to understand by yourself, चीजों को समझने की कोशिश करना. Still there will be t, still there will be mg without any doubt. But अगर इशिका मैं इसके अंदर बैठ जाऊं, ठीक है, इसके अंदर बैठ जाऊं, तो आप एक बात बताओ, with this real forces should I take the pseudo force or not? Yes, sir. We should. In which direction? Towards right or towards left बेटे? Towards left. Of course towards left. अब मुझे एक बात बताओ कि these two forces are being balanced. It was being balanced earlier also and it is being balanced now also. But is this force is being balanced by anything else? क्या MA को कोई बैलेंस कर रहा है? नहीं Is सर. there any force which is balancing Sir. this MA? हाँ बोलो इशिका बेटा, बोलो. No, sir. No sir, of course there is no force balancing this MA. तो क्या ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं है. It was the equilibrium position when the box was at rest because there was no MA. There was no such force acting in this case when the box was at rest. जब ये बॉक्स रेस्ट में था तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में there was no force. But when the box started accelerating, a force developed in the horizontal direction. And this force will move the object because now it is not in equilibrium in the horizontal direction. Is it clear or not? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आ गया कि why it is not equilibrium position when the box is started. इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो equilibrium position है वो रेस्ट में की कंडीशन को मैंने शो करने के लिए ऐसे कुछ डॉटेड लाइंस बनाए. ठीक है, मैं लिख देता हूं. It is equilibrium position when a is equal to 0. ये तब रहेगा जब एक्सेलरेशन नहीं हो. When there is an acceleration, this will not be the equilibrium position. क्लियर है? Tell me yes or no everyone. एक बार और बोल लो. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप इमेजिन करो बच्चे कि इफ यू आर सिटिंग इनसाइड दिस बॉक्स, तो आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, अभी आप लोगों ने बताया, और ये हमारा जो ये सिचुएशन है पेंडुलम का वो ऐसे है, ठीक है, सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो आप चीजों को समझना, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों. एक तो फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स लगेगा टेंशन. एम आई करेक्ट? यस सर. Yes. एक फोर्स लगेगा MA. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. कैन आई रिजॉल्व दिस?
can I resolve this tension? If this angle is theta, so this angle will also be theta. So this I Yes. can write it as t cos theta. This I can write it as t sin theta. Is it correct? Please tell me Yes, yes or sir. no. हाँ सर ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, as this position I am considering it to be equilibrium position. For equilibrium, can I claim that कि t sin theta should be equal to ma? भाई ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, and t cos theta must be equal to mg. जल्दी जल्दी बोलो, ये फर्स्ट और ये सेकंड Yes. इक्वेशन। Yes, sir. बेटा हमें t नहीं पता है, इसलिए दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो डिवाइड कर लो या फिर आप t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में पुट कर दो। तो डिवाइड 1/2, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो डिवाइड 1/2। तो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूं तो दिस विल बिकम sin थीटा बाय cos थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। दिस विल बी ma by mg, तो दिस विल बिकम इक्वल टू a by g। तो फाइनली अगर थीटा मुझे निकालना है तो आई विल टेक tan टू दैट साइड, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स a by g। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. आपका एंगल है। अब मुझे बताओ किसको नहीं समझ में आया। आई विल एक्सप्लेन इफ देयर इज एनी डाउट। सबको समझ आ गया तो नोट करिए, और अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। Done, sir. ओके, तो लेट अस टेक वन और टू मोर एग्जांपल्स, और ताकि आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए। सबने नोट कर लिया इसको? कैन वी गो टू द नेक्स्ट? ओके ओके, नोट कर लो। डन? यस सर। सर ओके जी, बताइए। हम इससे उससे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो उसमें फोर्स लग रहा होगा बॉक्स पे एम नहीं, बॉक्स पे अगर आप फोर्स निकालेंगे तो वो तो बॉक्स का फोर्स होगा ना। सर, तो उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? तो बॉक्स पे फोर्स से ये कैसे सॉल्व होगा? सर देखो मतलब जब अगर आप हम फ्री बॉडी, मेरा मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, ये मत कहो कि बॉक्स पे फोर्स नहीं है। यस ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो फिर आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस पोजीशन में आपको चीजें ऐसे लग रही होंगी कि इस पोजीशन में, ये बस हटा दो, ये टी साइन थीटा विल बी देयर, टी साइन थीटा विल स्टिल बी देयर। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये इस डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके लिए बॉक्स राइट की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो आपको लगेगा कि ये जो है ना, ये पूरा बॉब ये भी राइट की तरफ जा रहा है। तो आपके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अभी भी टी कॉस थीटा एम जी रहेगा, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कॉज आप किसको कहोगे? टी साइन थीटा को। तो द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टी साइन थीटा। तब भी आप यही लिखोगे, टी साइन थीटा व्हिच इज द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही इक्वेशन बनेगी ना। तुम्हें समझ आया नो सर। हर्षित?
सर नहीं आया। बहुत बढ़िया, स्यूडो फोर्स वाला आ गया। अच्छा सूडो थोड़ा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बॉक्स को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, राइट, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये बॉब ये रेस्ट में है या ये भी बॉक्स के साथ एक्सेलरेट कर रहा है? सर ये भी बॉक्स में है। इधर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या दोनों डायरेक्शन में? जिस तरह हॉरिजॉन्टली, जिधर बॉक्स जा रहा है, जिधर हाँ। बॉक्स चल रहा है उसी डायरेक्शन में। यस तो आप देखिए मेरी बात समझिए कि फोर्सेस तो अभी भी आप यही लिखेंगे ना, ये तो mg है, ये t है, ठीक है, तो ये वाला तो t cos थीटा, तो ये क्या हो रहा है, t cos थीटा, ये t sin थीटा एज इट इज, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। एंड फॉर यू दिस बॉब इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ हर्षित, हाँ, कि सर। वर्टिकल डायरेक्शन में इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन? नो सर। तो t No, cos sir. थीटा इज इक्वल टू mg विदाउट एनी डाउट, यस सर। ठीक है, बट दिस इज हैविंग एन एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप इस एक्सेलरेशन का कॉज किसको कहोगे? यू विल क्लेम दिस t sin theta to be the cause for this acceleration, am I right? यस सर। तो और टी साइन थीटा का कॉज मतलब जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको कहेंगे। तो हम there is देखिए no उससे as such external force। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है ना, वो बॉक्स पे अगर लग भी रहा है तो वो बॉक्स पे लग रहा है। समझ गया तो अगर हम बॉक्स का, है ना, बॉक्स का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो हमें एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करना पड़ता है, बट उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम पेंडुलम कह रहे हैं, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑल्दो दे आर मूविंग एज वन बॉडी। बट अगर आप फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो फोर्स जिस पे है हम उसी पे सिर्फ शो करते हैं, उसका इफेक्ट हम दूसरे पे नहीं डाल देते, राइट? यस सर। अब देखो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ओके गुड, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। भाई सारे बच्चे मिलके करेंगे हम लोग, आओ लेट्स प्ले क्वेश्चन। भाई ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये मैंने कहा 4 किलोग्राम, ये मान लीजिए ये 2 किलोग्राम, और ये वाली जो एलिवेटर है आपका वो ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर बैठ के देखूं तो मेरे लिए ये दोनों ब्लॉक ऐसे ही रुके रहेंगे या कोई नीचे और कोई ऊपर जा रहा होगा? जल्दी जल्दी बोलें। सर 4 kg वाला नीचे आ रहा होगा, है ना, ये तो सब इस बात को अग्री करते हो कि 4 kg विल मूव डाउनवर्ड्स एंड 2 kg विल मूव अपवर्ड्स? प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। सब मतलब सब। विभूति, कैन आई गेट योर रिस्पॉन्स प्लीज? Yes. ये तो ऑब्वियस है ना कि 4 kg being heavier it will be going downwards and 2 kg would be moving upwards। even in the lift अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ तो यही दिखेगा ना मुझे, लिफ्ट के अंदर तो यही दिखेगा। Yes, sir. तो अब देखो, अच्छा दूसरी बात मोहना, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वर आई एम? ये मत कहना कि बैड ऑब्जर्वर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं इनर्शियल हूँ या नॉन इनर्शियल? मोहना विल रिस्पॉन्ड टू दिस। मोहना, मैं कैसा ऑब्जर्वर हूँ? एम आई इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर? मोहना, मैं इनर्शियल हूं या नॉन इनर्शियल? मोहना, आर यू देयर? यू हैव डिस्कनेक्टेड। मोहना, आई कैन सी मोहना। मोहना कैनॉट रिस्पॉन्ड, आई डोंट नो व्हाई। जानवी, कैसे ऑब्जर्वर हैं हम इफ वी आर सिटिंग इनसाइड द एलिवेटर? Non-inertial, sir. ऑफ कोर्स नॉन इनर्शियल। तो विद ऑल द रियल फोर्सेस आई विल हैव टू टेक द स्यूडो फोर्स। बस इतनी ही तो कहानी है। तो देखिए सर, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग सो देयर विल बी टेंशन। तो टेंशन इस पे लगा दो, टेंशन। एक फोर्स होगा mg का 40 इस पर, और इस पे फोर्स कितना होगा 20। ये तो सबको क्लियर हो गया। इस पे स्यूडो फोर्स भी होगा। ऑल्दो अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ के देखें तो ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। बॉडी चाहे किधर भी जाए, इस बात को अच्छे से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बॉडी लिफ्ट के अंदर किधर जा रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। स्यूडो फोर्स दोनों ही ब्लॉक पे नीचे लगेगा। समझ आई बात या नहीं? भाई स्यूडो Yes, फोर्स sir, आ का गई। लेना देना बॉडी के मोशन से नहीं है, बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन से नहीं है। स्यूडो फोर्स का लेना देना ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से है। ऑब्जर्वर किधर एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर। तो इसका मतलब है कि स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। बॉडी किधर जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा सबको क्लियर है भाई साहब? Yes, sir. यस सर आ गया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 और ये वाला हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूं कि दिस होल इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a नॉट, दिस इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a नॉट। मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या इक्वेशन आएगा? एक 40 और एक 8, तो मतलब 48 माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a नॉट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या आएगी सर? t माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a नॉट इज माय सेकंड इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। एक स्यूडो फोर्स ऐड कर दिया तो कोई इशू तो नहीं आया? क्या हम कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस? यस सर। अब करना कुछ नहीं है, वैसे सिंपलीफिकेशन जैसे करते हो कर दो। ये हो गया 24, सॉरी ये हो गया 24 और ये हो गया 6 a नॉट। तो ये a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? डू यू अग्री टू Yes, दिस? sir. नोट करो इसको। अब इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ a नॉट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। आप a नॉट की वैल्यू किसी एक में भी रख दो, आपको टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। नोट करो, एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम करता हूं। हर्षित समझ गए आप? गायब हो गया क्या हर्षित? हाँ सर। ठीक है, स्कूल कब से शुरू हो रहा है? खुलेगा स्कूल? स्कूल भी नहीं सर हमारे तो आज तो फाइनल चल रहा है, फाइनल एग्जाम। फाइनल चल रहा, मतलब फाइनल एग्जाम? यस सर, हमारा जल्दी आता है। आपका फाइनल एग्जाम शुरू हो गया? वाह। हाँ सर, खत्म 26 को खत्म हो जाएंगे। कौन सा स्कूल है सर आपका? सर यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में? तो इतनी क्यों जल्दी है उन लोगों को? सर वो एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल है ना, तो उस वजह से हमारे में विंटर वेकेशन पड़ती अच्छा हैं। अच्छा, ये तो पूरा वेकेशन ही चल रहा है, विंटर वेकेशन का क्या मतलब? एनीवेज चलिए इसको नोट करिए। हर सक्षम तुम्हारे स्कूल का क्या सीन है? सर मेरे तो नहीं खुलेंगे अभी। तुम्हारा कहाँ है? दिल्ली में? यस सर। ये नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। डन सर। ओके, तो आई होप सबने नोट कर लिया, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। Ishika is saying, can we do the? हाँ Ishika, I have no issue with this. What happened? Do you have anything to do or are you going somewhere? Okay, see, one student is having some work, I guess. She is having some issue today. So rest of the thing we will discuss tomorrow. ठीक है sir? ओके सर, थैंक यू सर। Okay, Thank she you, has a sir. class, not an issue. She has a class and she want to have lunch because she have not